औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी एक अहम प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ हूँ। आज एक इल्मी गुफ्तगू के लिए हम यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, हम उर्दू मरसी के हवाले से अहम मौजू पर आज बात करेंगे। आज जनाब मीर बबर अली अनीस साहब के मरसियों और उनकी इशाअत पर बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर सैयद तिमसाल मसूद रिज़वी साहब, जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे आज हम यहाँ पर मरसिये के हवाले से जनाब मीर अली साहब के सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे। आपका ताल्लुक़ एक इल्मी ख़ानवादी से है। आपके दादा प्रोफेसर सैयद मसूद हसन रिज़वी साहब अदीब, आपके वालिद प्रोफेसर सैयद नैयर मसूद रिज़वी साहब, दोनों उर्दू फ़ारसी के अज़ीम आलिम थे और लखनऊ यूनिवर्सिटी में दर्स व तदरीस के फ़राइज़ को अंजाम देते रहे। आज हमारे साथ प्रोफेसर सैयद तिमसाल मसूद रिज़वी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसके बाद अमेरिका में इस वक्त वो उर्दू पढ़ा रहे हैं। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी सब खैरियत है और बहुत शुक्रिया आपका कि ये आपने वक्त निकाला और इसका इंतज़ाम किया इस प्रोग्राम का। और ये मरसिये के हवाले से है, मीर अनीस के हवाले से है, तो उसकी सबसे ज़्यादा खुशी है कि इस पर एक गुफ्तगू हो रही है इस चैनल पर। तो बस उसी के लिए बहुत आपके सबसे अहम बात ये कि आपने जो जनाब मीर अनीस साहब के जो 111 मरसिये के उन्वान से आपने इसको एडिट करके किताब की शक्ल दी है। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में थोड़ा सा तारुफ कराएं कि आपने ये किस तरह से इसको तरतीब दिया और किस तरह से आपने इसको एडिट किया। हाँ, तो ये असल में हमारा काम नहीं है। अच्छा। ये हमारे दादा मसूद हसन रिज़वी अदीब, उनका शुरू किया हुआ है कि जब मीर अनीस की वफ़ात को 2 बरस हो रहे थे, तब ये एक तहरीक हुई कि मीर अनीस के मरसियों को सही शक्ल में, सेहत के साथ, गलतियों से दूर एक अच्छा एडिशन उसका साफ़ सुथरा शाया होना चाहिए। क्योंकि उससे पहले जितने भी मीर अनीस के मरसिये शाया हुए, ख़ास तौर से जो सबसे पहला एडिशन शाया हुआ मुंशी नवल किशोर प्रेस से 1877 में, तो मीर अनीस की वफ़ात के बाद, तो उसमें बहुत किताबत की गलतियाँ थीं और मतन की गलतियाँ थी। जैसे पुरानी बयाज़ों से जब कातिब उसकी कॉपी बनाते थे तो उसमें बहुत सी गलतियाँ थीं, और उनका कागज़ भी बहुत ही मामूली किस्म का कागज़ था। तो ये सब चीज़ें सभी जो लोग भी मीर अनीस को पसंद करते हैं, उनके शैदाई हैं, उनको ये बात बहुत अखरती थी, खटकती थी कि भाई हमारा इतना अजीमुशान शायर है और उसका कलाम इस सूरत में मौजूद है, अच्छी तरह से नहीं शाया हुआ, ज़ाहिरी तौर से भी और मतन के लिहाज से भी। तो ये एक प्लान हुआ कि उनके मरसियों को, सब मरसियों को जमा करके उसको सही सूरत में और कायदे से शाया किया जाए। हमारे दादा ने ये शुरू किया और सबसे उनको इसलिए ये काम एक तरह से ज़िम्मेदारी इसकी दी गई कि उन्होंने मरसिये के एक ज़बरदस्त कलेक्शन अपने यहाँ जमा कर लिया था, पुरानी बयाज़ें और मखतूतें, और उनके जो भी मरसिये उन्होंने शाया किए, 7 मरसिये रूह अनीस में, वो बहुत ही साफ और मुस्तनद मरसिये थे। लोगों ने पसंद किया उसको काफ़ी, कि इसमें कोई गलती नहीं है, मतन की कोई गलती नहीं है। और तो ये कि बस ये काम मसूद साहब कर सकते हैं मरसियों को तरतीब देने का। तो उन्होंने काम थोड़ा शुरू किया, लेकिन
वो भी उनके ज़िंदगी का आखिरी दौर था और फिर वो हो नहीं पाया काम। फिर उसके बाद हमारे वालिद साहब ने, जाहिर सी बात है वो भी मीर अनीस उनका भी ख़ास मौजू था, तो उनकी भी ये एक ख्वाहिश और एक ख्वाब और कि हमारे वालिद का ये काम था जो हम आगे लेके जाएं उसको, जो मुकम्मल नहीं हुआ उनसे। तो हमारे वालिद साहब ने उसको धीरे धीरे शुरू किया, लेकिन उस दौरान उनको ये ख्याल आया कि मीर अनीस के सब मरसिए उनको तरतीब देना ये अब मुमकिन नहीं है। अच्छा। कि वो दुनिया भर में और जहाँ जहाँ मरसिए के मखतूते हैं उन सबको जमा करके उसमें से सही मतन को निकालना ये अब नहीं हो सकता है। तो उन्होंने बस 12 मरसिए निकाल के उसको एडिट करके पाकिस्तान से, हाँ पाकिस्तान से वो बज़्म अनीस, पहला एडिशन वहीं से छपा था इसका। वो तो सिर्फ 12 मरसिए थे। अच्छा, 12 मरसिए। तो हमारे दादा ने शाये किया उसमें 7 मरसिए रूह अनीस, फिर हमारे वालिद साहब ने वो 12 मरसिए बज़्म अनीस, लेकिन उसमें भी वही किताबत की गलतियाँ आ गई थी पाकिस्तान वाले में। अच्छा। तो उसने उनको थोड़ा और हौसला शिकन एक तरह से हुआ कि अरे इतनी हमने मेहनत की और इसमें भी गलतियां रह गई कातिब से। लेकिन उन्होंने एक और बहुत ही बुनियादी और अहम काम ये कर दिया हमारे वालिद साहब ने कि तेज कुमार प्रेस, जो मुंशी नवल किशोर के ही ख़ानदान से, उन्होंने मीर अनीस के 108 मरसिए 4 जिल्दों में शाया किए थे। तो उन 4 जिल्दों पर वालिद साहब ने कलम से तस्हीह कर दी थी कि ये इसमें करेक्शंस होना है, और बहुत सी जगहों पर सवालिया निशान भी लगा दिए थे कि इस पर बाद में हम गौर करेंगे एक साफ मतन सामने लाने के लिए। तो वो काम ख़त्म होते होते कई बरस उनको लग गए और फिर अब इसकी कंपोजिंग करवाना। हाँ। कंपोजिंग में जाहिर सी बात है ज़रूर गलतियां आएंगी, फिर उसकी हम प्रूफ रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर कंपोज़र को देंगे, और ये सिलसिला एक राउंड में ख़त्म होता नहीं है, बहुत तवील सिलसिला है, 3-4 बार उसको आगे पीछे होता है ये काम। तो वो जिल्दें, बस 4 जिल्दें उनके हाथ की तस्हीह की हुई वो रखी हुई थी, और फिर उनकी भी तबीयत ऐसी हो गई, पर फालिज हो गया, तो उसकी वजह से बहुत मुश्किल काम करना था। फिर हमारा इधर रुझान हुआ मरसिए की तरफ और इन जिल्दों की तरफ। तुमने कहा अब हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि कितना कर सकते हैं। तो धीरे धीरे करके हमने उसको कंपोज करवाना शुरू किया और उसकी वही प्रूफ रीडिंग के कई मरहलों से उसको गुजारा, और फिर हमने एक टीम ऐसी भी बना ली। तो हिंदुस्तान के कुछ लोग उसमें जो संजीदा हजरात हैं मरसिए से जिनका, तो यहाँ पाकिस्तान और अमेरिका, ये सब लोग, तो बहुत सी चीज़ें कि समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसकी सही सूरत क्या है, तो इन लोगों को भेजते थे। उसमें हिलाल नकवी साहब थे, आगा तालिब साहब थे, हमारे चचा अजहर मसूद साहब, और यूटी ऑस्टिन में हैं प्रोफेसर अकबर हैदर साहब, प्रोफेसर पीटर नैपसेक और डॉक्टर शहला नकवी, ये सब लोग। तो इन लोगों का बहुत हमको साथ मिला। तो वो करके आखिर हमारे पास एक सही मतन आ गया। फिर उसको पब्लिश करने के लिए हमारे अजमल कमाल साहब हैं पाकिस्तान में, क्योंकि ये 3 जिल्दें बहुत ज़ख़ीम जिल्दें हो रही थी, तो आसानी से तो पब्लिशर नहीं मिल रहे थे कि भाई कौन छापेगा ये 3 जिल्दें। तो खैर वो फिर पाकिस्तान से अजमल कमाल साहब ने वहाँ से इसको शाया किया। फिर हिंदुस्तानी एडिशन भी अब आ गया, वो भी सब उन्हीं की मेहनत का है कि अब यहाँ भी ये आसानी से दस्तयाब है हिंदुस्तान में। तो इस तरह से ये अब लोग कहते हैं कि अरे ये तो
3 जनरेशन का काम है, आपके दादा, फिर वालिद, आपने, लेकिन असल काम तो हमारे दादा की बुनियाद है ये, और हमारे वालिद साहब ने काम किया, उसके बाद आपने उसको निभाया, यहाँ तक लेकर आए। बस वो सामने आ गया हमारी वजह से, बस ये है हमारा, और कुछ तो नहीं। जी आगे मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जनाब मीर अनीस अलैहिर्रहमा ने कुल कितने मरसिए कहें, इस हवाले से भी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताएं। हाँ, ये हमेशा ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है, सवाल ज़रूर ये सवाल किया जाता है, और ये बुनियादी एक तरह से कि कितने मरसिए थे उन्होंने, लोग जानना चाहते हैं इनके बारे में। तो वह कि अच्छा ये तो 111 हो गए, अब इसके बाद कितने और हैं, आएंगे और आएंगे, तो वो बहुत पेचीदा है और हम लोगों को कभी नहीं मालूम हो सकता है कि कुल कितने मरसिए हैं, क्योंकि ये मीर अनीस अकेले मरसिया निगार नहीं थे, इनके भाई वो मरसिया कह रहे थे, इनके बेटे मरसिया कह रहे थे, और ये सब एक घर है। तो मजलिस के लिए है मरसिया, तो एक ने लिखा और दूसरा भी लिख रहा है, तीसरा भी लिख रहा है, सब लोग मरसिया ही लिख रहे हैं ये लोग, और कोई, ये सब बातें बहुत जहन में रखना चाहिए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ मरसिया ही कहते थे। वही उनकी पूरी तरह से वही दुनिया थी, दिन रात हर वक्त सिर्फ मरसिए के बारे में ही सोचते थे। ये लोग कहीं जॉब थोड़ी करने जाते थे, बस यही है, अपने घर में है, और सिर्फ मरसिया कह रहे हैं, 12 मास सिर्फ मरसिया, वही उनकी आमदनी का जरिया भी मरसिया। तो वो उस पूरे घर की आमदनी का जरिया मरसिया है, और सब लोग मरसिया कह रहे हैं। तो एक जगह मिसाल के तौर पर उनके भाई को मरसिया पढ़ने जाना है, और उन्होंने अपने दूसरे भाई के कुछ बंद उनको बहुत पसंद आए, कहना भाई आज हम मरसिए में ये आपके 4 बंद ये पढ़ेंगे और उसको हम अपने मरसिए में शामिल करके पढ़ेंगे, ये हमको बहुत पसंद है। कहना हाँ, तो घर की चीज है। तो उन्होंने अपना जो मरसिया बनाया, उनके लोगों के पास सब कातिब रहते थे, मुंशी, तो उनके कहा कि इनके 4 मरसिए और हमारे 15 मरसिए, और उनके ये मिला के बना लो एक। तो उसने उन्हें बना के वो बस्ते में दे दिया इनको। तो अब ये सब मरसिया अब से 50 साल के बाद जब बस्ते से निकाला जाएगा, तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये असल किसका मरसिया है, इसमें कौन सा बंद किसका है, कौन सा बंद किसका है। वो जिसके बस्ते से निकला हम यही कहेंगे कि हाँ इनका मरसिया है। तो उस लिहाज से बहुत मुश्किल है उनका तयन करना। लोगों ने अंदाजे में कहा है कि वो 500 हैं मरसिए, और 1000 हैं, किसी ने कि 10,000 मरसिए हैं, लेकिन सही इसकी वो नहीं को तयन कर सकते। तो ये 111 मरसिए, इन 111 मरसियों के बारे में किसी तरह की बहस नहीं है, क्योंकि कि इसमें पेबंदी है कि नहीं है, किसी और का कलाम शामिल है कि नहीं है। यानी कि यूँ कह सकते कि ये खालिस जनाब मीर अनीस साहब का ही कलाम इसमें, ये मुस्तनद तरीन मतन है, इसमें किसी का कोई शामिल नहीं है। इस पर जितने भी अनीस शनास हैं, अदीब हैं, वो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये 111 मीर अनीस के हैं। इसके अलावा और हैं, और भी हैं, ज़रूर हैं, इसके अलावा बहुत से हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए अब मुमकिन नहीं है कि उन सबको तलाश करके और यही है और मतन। तो ये 111 हैं और इन्हीं को अभी पढ़ा जाए, इन्हीं को लोग ज़ख़ीम ये किताबें हैं। जी जी। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जो मीर अनीस अलैहिर्रहमा के ख़िदमात हैं, मैं चाहता हूँ उस पर भी आप तमाम व्यूअर्स को बताएं। अज़ादारी के हवाले से जो घर घर तक मरसिया पहुँचा, जिस तरह न सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मरसिया और जनाब मीर अनीस अलैहिर्रहमा को क़द्र की निगाह अक़ीदत से लोग देखते हैं, तो इस हवाले से भी आप गुफ्तगू फरमाइए। वो भी उनका बहुत बड़ा एक तरह से कंट्रीब्यूशन है, अज़ादारी के हवाले से, ज़बान के हवाले से, अदब के हवाले से, मरसिए के हवाले से, क्योंकि उनके वालिद के ज़माने में बहुत ही आम एक ये ख्याल था कि अरे मरसिया मुहर्रम में पढ़ने के लिए होता है,
शिया जमा होते हैं, वहाँ मरसिया पढ़ा जाता है और सिर्फ रुलाने के लिए है ये। अब जब मजलिस में आएंगे लोग, फर्श अज़ा पर बैठेंगे तो कुछ भी पढ़ो, खाली करबला कहा, आंसू निकलने लगेंगे। तो मरसिए में वो अदबी खूबियाँ तलाश करना उसे कोई माने नहीं है, क्योंकि वो तो सामीन को रुलाने के लिए लिखा जा रहा है। तो इसलिए मरसिए की एक तरह से हैसियत जो दूसरी असनाफ हैं अदब की, गज़ल, मसनवी, कसीदा, उससे कमतर जाना जाता था कि ये तो सिर्फ रुलाने के लिए है। पहले मतलब पहले, हाँ, इसलिए वो एक चलता भी था कि बिगड़ा शायर मरसिया गो, कि कोई साहब है और मजबूत शायर नहीं है लेकिन शायरी का शौक़ है, तो चलो भाई तुम खाली मरसिया कहो, मुहर्रम में 2 महीने तुम्हारी वाहवाही हो जाएगी, इज्जत हो जाएगी और रोज़ी रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा कलाम चूँकि हल्का है, तो जो उस्ताद शायर हैं गज़ल के, उनके बराबर तो नहीं आ सकता है, क्योंकि ये तो सिर्फ रुलाने के लिए है। तो बिगड़ा शायर मरसिया, यानी कि ये नज़रिया कह सकते हैं कि उस वक्त था, बहुत 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 मजबूत नज़रिया था। तो मीर अनीस से ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ज़बान और अदब के हवाले से, कि उन्होंने मरसिए को जो अज़ादारी के एकदम महदूद हल्के में था, से फर्श अज़ा पर, वहाँ से उन्होंने उसको फ़रोग़ दे के, उसको तरक्की दे के, उसको उठा के अदब, उर्दू अदब वहाँ और गज़ल के साथ बैठा दिया उसको। वरना गज़ल के लिए कहा जाता है कि वो अदब की सरताज है। जी जी, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मीर अनीस अलैहि रहमत ना होते तो शायद मरसिया उस लेवल पे ना पहुँच पाता जहाँ पे आज है, क्योंकि मरसिया को उस वक्त उतनी निगाह से नहीं देखा जाता। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो सवाब की खातिर आप सुन रहे हैं। हाँ जी, मरसिया हो रहा है, चलो भाई सवाब के लिए। अब चाहे जैसा पढ़ रहा है, चाहे जितना बोसीदा कलाम है उसका, बिल्कुल जान नहीं है उसके मरसिए में, लेकिन आप कभी ये नहीं, फर्श अज़ा पर आप कभी ये नहीं कहेंगे कि अरे भाई तुम्हारा बहुत बोगस कलाम है, हटाओ इनको, ये हमारे आंसू नहीं निकलेंगे। तो फर्श अज़ा की वो बात ही अलग है। तो मीर अनीस ने वो मरसिए का स्टेटस जो है उसका बहुत बुलंद कर दिया, बुलंद करके उसको गज़ल के बराबर एक तरह से बैठा दिया। और ये बात हम हर जगह कहते हैं बातों में कि मरसिए का वो स्टेटस जो बिगड़ा शायर वाला था, वहाँ से इस मकाम पर ले आए और आज तक वो उसी मकाम पर बरकरार है। मरसिए का मकाम नीचे नहीं आया है। क्या वो मीर अनीस ख़त्म हो गए, मिर्ज़ा दबीर ख़त्म हो गए, वो ज़माना ख़त्म हो गया तो फिर से लोग कहने लगे अरे मरसिया तो ये शियों की चीज़ है, अज़ादारी की चीज़ है, फर्श अज़ा की चीज़ है, लोगों को करने दो, हमसे क्या मतलब। लेकिन आज तक मरसिया उसी मकाम पर बरकरार है। यूनिवर्सिटीज़ में खुद हम उर्दू जब पढ़ाते हैं तो उसमें मरसिए का जिक्र ज़रूर होता है, और सिर्फ हम नहीं, सब लोग पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में वो सिलेबस में शामिल है। गज़ल, कसीदा, मसनवी, मरसिया ज़रूर शामिल है मरसिया। वरना पहले तो तसव्वुर नहीं हो सकता था कि मरसिया कोई पढ़ाने की चीज़ है, ये तो सवाब की खातिर लोग पढ़ते हैं। तो ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, और वो ऐसे ही नहीं बन गया। उस वक्त उनके सामने, मीर अनीस के सामने मिर्ज़ा गालिब बैठे हुए थे। ये दोनों हम असर हैं। तो मिर्ज़ा गालिब, मीर अनीस, तो जो दौर मिर्ज़ा गालिब का है वही दौर मीर अनीस का है। और उस दौर में उर्दू के एक से एक गज़ल गो शायर मौजूद थे। उनके बीच में मीर अनीस मरसी को ले आए। जज़ाकल्लाह, बेशक बहुत बड़ी बात है। तो जो भी गज़ल कह रहा है, मसनवी कह रहा है उर्दू शायरी से, तो वो मरसिए को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था उस वक्त। और वही सूरत हाल आज तक है। आज भी कोई भी अदीब, उर्दू का कोई भी तालिबे इल्म,
कोई भी स्कॉलर मर्सिये को कमतर नहीं देख सकता है। जी जी जी। क्योंकि उसका वो मकाम उन्होंने बुलंद कर दिया। हाँ, इतना बुलंद कर दिया कि वो इतना बुलंद कर दिया कि ये तो हमारी चीज है, हमारी आजादारी की चीज है। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। लेकिन वो उस जगह पर भी उसी आला मकाम पर अभी तक फायज है। तो ये बहुत, और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। मीर अनीस ने उसकी ज़बान पर, उसकी हैयत पर, हर तरह से। मैं पढ़ रहा था कि वो मीर अनीस साहब से रिलेटेड उन्होंने खुद फरमाया कि सुबह हो चली थी तराजुए शेर, हमने पल्ला गरा कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। और एक और मैं जगह पे पढ़ रहा था कि किसी ने तेरी तरह से ए अनीस उरू से सुखन को संवारा नहीं। हाँ बिल्कुल। तो वो खुद अपने मुंह से कहते हैं मीर अनीस कि मैंने ये काम किया है। जी जी जी। वरना तो मर्सिये को लोग थोड़ी कम निगाह से देखते थे। मैंने उसको उठा के यहाँ बिठा दिया। जी जी जी। और हकीकत है, उसमें किसी को इनकार थोड़ी है इस बात में। यानी कि हम अगर जनाब मीर बाबर अली अनीस साहब और जनाब मिर्ज़ा सलामत अली दबीर साहब को दो ऐसे महताब और आफ्ताब कह सकते हैं जो बज़बाने उर्दू, उन्होंने उर्दू के लिए जितना काम किया वो पूरी दुनिया में ये पहुंचा दी उर्दू इस तरह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप कनाडा जाइए, अमेरिका जाइए, यूरोप जाइए, हर जगह जहाँ आज़ादारी हो रही है वहाँ मीर अनीस का नाम मौजूद है, वहाँ मिर्ज़ा दबीर का नाम मौजूद है, वहाँ मर्सिया पढ़ा जा रहा है और लोग बहुत शौक से पढ़ रहे हैं। वरना क्यों पढ़ेंगे वो? बहुत ज़्यादा। तो ये हिंदुस्तान का यूपी में लखनऊ में नखास, ये चौक एरिया ये है। मीर अनीस इधर है, मिर्ज़ा दबीर इधर है। आप पैदल दोनों के घर आ जा सकते हैं। इस जगह बैठ के उन लोगों ने ये काम किया है कि पूरी दुनिया में जहाँ उर्दू बोली जा रही है, जहाँ आज़ादारी हो रही है, वहाँ इनका कलाम पढ़ा जा रहा है। अभी कुछ नौहे इधर ऐसे आए हैं कि जिसमें मीर अनीस साहब ने जो कलाम कहा है जैसे कि मरसे में, तो उसके कुछ बन जैसे रजस की हों या जंग का मनाजिर जो पेश होता है, या जिस तरह से जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की शुजात, वो सब अब नौ खान जो हैं कुछ तो सीनियर नौ खान वो इन मरसियों में से उसको लेके अपने नौहे में उसको शामिल करें ताकि मेरे नौहे में वजन पैदा हो जाए। बिल्कुल। भाई अगर वो अपना नौहा पढ़ रहे हैं तो उसमें इनका क्यों शामिल करें? इसलिए कि वो वजनदार हो जाए मेरा नौहा, तो उसमें कलाम जो है इनका भी शामिल करें। बिल्कुल, वो बहुत अच्छी बात है, उसको जरूर उसकी पजीराई करना चाहिए। और अक्सर तो लोग खुद बता भी देते हैं कि इसका एक मिसरा मीर अनीस का है, एक मिसरा मोनिस का है, दूसरा मैंने लगाया है। तो ये कहे कि ये उनके लिए फख्र की बात होती है कि मैंने अपने कलाम में मीर अनीस को शामिल किया। तो उसमें वो असल तो मीर अनीस का है कि उनके कलाम में कितना वजन है, उनकी ज़बान में कितनी वसअत है और कितनी कि आज तक लोग उसको पढ़ रहे हैं, उससे महजूज हो रहे हैं और उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। अगर आपके सिलेबस में मरसिया है शामिल तो इसका मतलब उर्दू सीखने के लिए आपको मरसिया आना चाहिए, मरसिया पढ़ना चाहिए। अच्छी उर्दू और साफ उर्दू समझने के लिए, सीखने के लिए मरसिया पढ़ना चाहिए। तो ये ज़बान की तरबियत का भी एक बहुत बड़ा वसीला है ये। बस आखिरी सवाल, सेकंड लास्ट सवाल, कि जिस तरह से उस ज़माने में शोरा ने या आप लोगों ने या हमने भी उर्दू पढ़ने की कोशिश की, तो यहाँ तक तो हम लोग आ गए, जो सिलसिला था उर्दू का और अशार का और शायरी का और गज़ल का और इसका तो मरसिये का, वो हम लोगों ने यहाँ तक आके संभाला ये कि भाई हम पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू में बात कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो न्यू जनरेशन है, आने वाले बच्चे जो हैं इस वक्त, उनको हम ये विरसे में जो आज़ादारी है ये मिल रही है, तो अगर वो उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो ये जो मीर अनीस साहब के मरसी हैं या मिर्ज़ा दबीर साहब के या और शोरा का कलाम है, ये और आज़ादारी को कैसे वो आगे लेके जा सकते हैं अगर वो उर्दू नहीं समझ रहे हैं? तो इस हवाले से हम चाहते हैं हमारे जो नौजवान हैं उनको आप इस बात की तलकीन भी करें और बताएं कि उनको भी ज़रूरी है कि अपने वालिदैन जो पेरेंट्स हैं कि वो अपने बच्चों को उर्दू ज़रूर सिखाएं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये धीरे धीरे फिर उर्दू कम होने लगे। जाहिर है, हाँ, वो तो ज़बान है, जब तक उसका इस्तेमाल होगा वही चलेगी। किताब है, जब तक पढ़ी जाएगी
तब तक उसकी ज़िंदगी है, वरना वो रद्दी हो जाएगी। और अभी जैसे ये बहुत कहा जाता है कि अरे साहब वहाँ देखा हमने वो नौहा पढ़ रहा था लड़का या कोई बच्ची लड़की, और उसकी बयाज में अंग्रेज़ी में रोमन में लिखा हुआ है या हिंदी में नौहा है, बताइए ये सूरत हो गई है। तो उसके लिए आप उसको ना कहिए, जिसकी बयाज में लिखा है वो आपकी अपनी कोताही है, वरना उसको शौक थोड़ी है। आखिर उसने हिंदी में लिखा है, लिखना तो आता है उसको, तो वो उर्दू में भी लिख सकता है अगर आता है। हिंदी में उसने सीखा है, हिंदी सीखी इसलिए वो हिंदी में लिख रहा है, तो उसमें उसकी नहीं गलती है, वो आपकी गलती है। आप ऐसा कुछ करें कि वो उर्दू में लिखे, और उसको कंडम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि अरे ये क्या तुमने बयाज में हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। लेकिन जाहिर सी बात है उसकी ज़बान आप सिखाइए, स्क्रिप्ट सिखाइए, ज़बान तो आती ही है सबको। बस खाली स्क्रिप्ट की बात है कि कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, वो सिखाएं। तो उसी से जब उनको आएगी तो वो उर्दू में पढ़ेंगे, उर्दू में लिखेंगे, उनको खुद अच्छा लगेगा। बहुत से लोग हैं जिन्होंने अज़ादारी की वजह से ही उर्दू सीखी बेशक, कि हम चाहते हैं कि जो मरसिए हैं, नौहे हैं, वो हम पढ़ तो लें, वरना सब हिंदी में तो मौजूद नहीं है। जी। हम अपनी बयाज में अपने पढ़ने के लिए हिंदी में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको नकल कैसे करेंगे? क्योंकि पुरानी बयाजें और मरसिए वो सब तो सब उर्दू में है, उर्दू स्क्रिप्ट में है। तो बहुत से लोगों को शौक हुआ, उन्होंने इसी बहाने से उर्दू सीखी। तो उर्दू तो बहुत ज़रूरी है उस लिहाज से सीखना। जी, बस आखिरी पैगाम आप इस प्रोग्राम के हवाले से क्या मोमिन को देना चाहेंगे जो इस वक्त आपको वो सुन रहे हैं? पैगाम तो बड़े लोग देते हैं, सीनियर हजरात। बस पैगाम नहीं है, बस ये याद रखना चाहिए ख़ासतौर से मरसिए के हवाले से, और इन मरसिया निगार जिन लोगों ने ये तख्लीक किए हैं मरसिए, खाली मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर नहीं है, एक पूरा दबिस्तान था, हज़ारों मरसिया। अब चूँकि अवध के बादशाह सब शिया बादशाह थे, तो उन्होंने अज़ादारी पर बहुत फोकस किया, अज़ादारी को बहुत फ़रोग़ दिया। तो उसमें नौहे भी थे और रोज़ा खानी और किताब खानी, हर तरह से बहुत से उसके पहलू थे। लेकिन उन बादशाहों ने भी मरसिए को, और रऊसा ने, नवाबीन ने, उन्होंने भी मरसिए को सबसे अहम समझा कि इसको सबसे ज़्यादा फ़रोग़ देना चाहिए, वरना तो अज़ादारी में दूसरी भी तमाम चीज़ें हैं, शामिल थी बेशक। लेकिन उन्होंने भी मरसिए को, तो वो भी इन लोगों का कंट्रीब्यूशन जाता है, मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस, कि उन्होंने मरसिए को इतना बुलंद किया कि बादशाह भी अब देख रहा है कि हाँ ये एक शानदार चीज़ है जो अज़ादारी के लिए इमाम हुसैन की शायान शान है। तो इसको सबसे ज़्यादा उन्होंने इसको फ़रोग़ दिया और इसकी सरपरस्ती की, मरसिए की। यानी कि किताब खानी, रोज़ा खानी, उसके बाद जो है फिर सोज़ खानी, हाँ, उसके बाद फिर ये मरसिया खानी, इसके बाद ये जो ज़ाकरी है ये तो बहुत बाद में आई है। जी, ज़ाकरी तो हमेशा से ज़ाकरी तो रही, उसका अंदाज अलग है खिताबत का, कि जैसे हर जुमे को खुतबा होता है, तो हमारी मजलिस भी एक खुतबा है, एक दर्स है, तो वो तो हमेशा से था। लेकिन कभी ज़ाकरी ऊपर चली गई, कभी मरसिया खानी ऊपर आ गई, किसका ज़्यादा फ़रोग़ हो रहा है, रिवाज है। तो उसमें इन लोगों ने, हमारे उर्दू मरसिया निगारों ने, अवध के, लखनऊ के, इन लोगों ने मरसिए को इतना बुलंद कर दिया कि बादशाह उसकी नज़र में वो आया कि ये मरसिया जो है ये इमाम हुसैन के शायान शान है। इसको सबसे ज़्यादा, यानी कि लाजिम और मलजूम मरसिए को इमाम हुसैन से बिल्कुल। इसीलिए यहाँ कितने मरसिया निगार थे लखनऊ में, एक बहुत बड़ी तादाद में। तो फिर से वही बात कि जितने भी मरसिया निगार हैं उनकी कोई जॉब नहीं है, उनकी सिर्फ एक जॉब है, सिर्फ एक उनका काम है कि तुम मरसिया लिखो।
बस। और उनको नवाबीन से, बादशाह के यहाँ से और रऊसा के यहाँ से उनकी आमदनी होती थी और बहुत अच्छी आमदनी होती थी। जी 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 जी। तो इन लोगों ने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मरसिया कहा है। हाँ, पूरी जिंदगी। अब अभी कुछ साल हम पहले जाएं, या मान के चलिए कि हम बहुत छोटे होंगे उस वक्त, तो उस वक्त जो मरसिया का एक रवाज था, बहुत ज़्यादा मरसिया खानी होती थी जगह जगह पे, फिर बीच में कुछ कम हो गई जी। इतनी कम हो गई कि जैसे गायब सा हो गया। गायब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि बस गिनती पे आप गिन सकते कि 2-4 जगह मरसिया होता था। फिर उसका एक दौर फिर से आया जी, कि अब अल्हम्दुलिल्लाह इधर बहुत सारे लोग जो है वो मरसिया पढ़ने लगे जी, ये अच्छी बात है कि ख़त्म नहीं होना चाहिए चीज़। मरसियों को आगे हम किस तरह, या आप या और लोग किस तरह बढ़ा सकते हैं कि और भी मजालिस का सिलसिला मरसिया की होना चाहिए है, ताकि ये चीज़ भी बराबर चलती रहे? इसमें उनका हैदर नवाब जाफरी साहब का बहुत बड़ा काम है कि उन्होंने शागिर्द तैयार किए और इस बात पर बहुत उन्होंने जोर दिया कि भाई ये मरसिया ख़त्म नहीं होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक तरह का स्कूल भी खोल लिया था कि सिखाए। और तो सब उनकी कोशिशों का नतीजा है कि आज नाजिम साहब के इमाम बाड़े में मरसिया खानी का पूरा एक अशरा होता है, और बाकायदा अशरा। वरना तो पहले एक वफराम आपसे जब आते हैं तो दाहिने हाथ पर है ना एक छोटा सा अज़ा खाना, क्या नाम है उसका, तो खैर वहाँ होती थी। तो बहुत कम लोग वहाँ हमारे बचपन में, लेकिन अब देखिए आप नाजिम साहब के इमाम बाड़े में पूरा अशरा होता है, पूरा अशरा है और कितने लोग तैयार हो गए। शायद उसमें बज़्म ज़ीनत अज़ा कुछ करके उसका, या बज़्म मरसिया खानी और तहफ़्फ़ुज़ मरसिया खानी, इस तरह से। तो काजी साहब हो गए, बाकर साहब हो गए, औन साहब हो गए, मोहसिन साहब हो गए, ये सब बिल्कुल नौजवान हैं। लेकिन इन लोगों ने एक बना लिया है मरसिए की मजलिस का माहौल पूरा, और फिर उससे इंस्पायर होके और लोग आ रहे हैं और छोटे लड़के आ रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था और बहुत अच्छी बात है कि ये फिर से रिवाइव हो गया मरसिया। तो इसमें भी इन सबको, ये सब समझते हैं इन चीज़ों को कि मीर अनीस हैं, मिर्ज़ा दबीर हैं, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अज़ादारी में, उर्दू अदब में, ज़बान के हवाले से। तो इनकी जितनी इज्जत की जाए, कदर की जाए, वो कम है। हालांकि हम लोगों से उनकी जो हैसियत है उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी असली चीज़ तो ये है, घर घर गांव गांव तक अज़ादारी जो है उनकी ये है, जो उनकी तख्लीक है वो है उनकी। अब मीर अनीस को ना हम ऊपर कर सकते हैं ना नीचे कर सकते हैं, उनकी तो वो तख्लीक है, तो खुदादात उनका, बस वो तख्लीक है उनकी, और उसमें किसी तरह की कोई बहस नहीं हो सकती कि वो इतना अहम नहीं है, शियों ने बढ़ा दिया है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। वो इस लायक थे कि उनका नाम आज पूरी दुनिया में चल। हाँ बिल्कुल। और जब तक उर्दू पढ़ने वाले, उसके स्कॉलर रहेंगे, वो काम होता रहेगा मरसिए के ऊपर। और मीर अनीस से ही एक तरह से इंस्पायर होके जी हमारे एक हैं दोस्त हैं पीटर नैप्सिक, वो प्रोफेसर हैं वहीं अमेरिका में, उनकी रिसर्च का मौजू ही मरसिया है। तो 20 साल से वो मरसिए के ऊपर काम कर रहे हैं, 20 साल से। तो नाजिम साहब के इमाम बाड़े में तमाम जगह गए वो जी। तो उनमें ऐसी चीज़ें हैं कि उसके ऊपर बाहर ममालिक में काम हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं काम। बहुत अच्छी बात है। तो बस बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका असल तो आप लोगों का शुक्रिया है सबका कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर प्रोग्राम होने की उम्मीद है मुझे। नहीं, हाँ, ये सब बातें अच्छी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। तो प्रोग्राम गुफ्तगू में अभी आपके सामने आप समाअत फरमा रहे थे आली जनाब प्रोफेसर सैयद तिमसाल मसूद रिजवी साहब कि जिन्होंने मीर अनीस साहब 111 मरसिए के उन्वान से जो किताब मुरतब की है वो आपके सामने है। हम चाहेंगे मोमिनीन इसको देखें और इसकी ज़ियारत भी करें। अब अपने मेज़बान सैयद रिज़वान नक़वी और हमारे हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दी इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपके सामने हमारी मुलाकात होगी एक नए आलिम दीन के साथ, एक नए प्रोफेसर और स्कॉलर्स के साथ। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफिज़।